हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 10 और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। तो आओ 7 मिनट के लौट चलते हैं अपनी बायोलॉजी की खूबसूरत सी दुनिया में, जिसमें हम ढेर सारे डायग्राम देखेंगे और अपने आज के टॉपिक के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गोल्जी एपरेटस का एक डायग्राम देखने से। तो यह है बच्चों गोल्जी एपरेटस। अब आते हैं स्टोरी टाइम पे। हालांकि ये स्टोरी टाइम नहीं है, इसमें हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे, लेकिन आज के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो एक पहले डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम बच्चों प्रदर्शित करता है एक सेल में बनने वाले प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस की मेकिंग प्रोसेस को। तो बच्चों एक सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उस सेल में हमारे लिए यूजफुल प्रोटीन्स बनते हैं और नॉन प्रोटीन्स भी बनते हैं। तो वो प्रोटीन्स बनाने का वर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो जब सेल में कोई भी पदार्थ बनता है तो उसकी पैकिंग के लिए उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास भेजा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन वेसाइकल्स को, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, इनको डेवलप करता है, मॉडिफाई करता है और फिर उन्हें सेल के बाहर सिक्रीट करता है, या फिर सेल के अंदर भी अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ सिक्रीट करता है। तो सेल के अंदर जैसे बच्चों जब सेल वॉल का निर्माण होना होता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे वेसाइकल्स बनाता है जिनमें कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। उन्हें फिर एक जगह अरेंज किया जाता है, फिर वहाँ पे सेल वॉल का निर्माण होता है। और जो वेसाइकल्स बाहर जाने होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं बच्चों छोटे छोटे पैकेट्स जिनमें मटेरियल भरा होता है। वो प्रोटीन भी हो सकता है, कोई एंजाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन वेसाइकल्स को सेल वॉल के पास भेजा जाता है। सेल वॉल वेसाइकल की मेम्ब्रेन को अपने में जोड़ लेती है और जो भी सिक्रीशन होता है उसे बाहर कर देती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये वेसाइकल्स को रिलीज़ करना और वेसाइकल्स का सेल मेम्ब्रेन से आके जोड़ना एक तरह से सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करता है उसके रिनोवेशन में, यानी वो धीरे धीरे नई होती रहती है। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है वो वहाँ से हट जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे उसका रिनोवेशन हो जाता है नए वेसाइकल्स के जोड़ने से। क्योंकि वेसाइकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के जैसी होती है। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपिड बाइलेयर से और प्रोटीन से ही बनी होती हैं, और सेम सेल मेम्ब्रेन भी ऐसी बनी होती है। बस अंतर होता है तो प्रोटीन और लिपिड के परसेंटेज का, कि किसमें कितना परसेंटेज पाया जाता है, किसमें कितना नहीं पाया जाता। तो हम बात कर रहे थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स आते हैं उन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई करता है और सेल के बाहर सिक्रीट करने का वर्क करता है। तो गोल्जी एपरेटस के बारे में ही जानकारी करते हैं। तो ये नोट्स हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो गोल्जी एपरेटस एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल होता है। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो बच्चों इसे गोल्जी नाम क्यों दिया था? तो इसे गोल्जी नाम इसके डिस्कवरर के नाम पर दिया गया था। तो इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया था। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस सेल में एक भी हो सकते हैं या कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बच्चों गोल्जी एपरेटस जो होता है वो मेम्ब्रेन की 4-5 चपटी लेयर्स से बना होता है, और ये जो चपटी लेयर्स होती हैं या सैक होते हैं इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। तो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 5 से 8 सिस्टर्नी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। तो वो पास इसलिए ही प्रेजेंट होता है ताकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस को चारों ओर प्रेजेंट होता है, वो जो भी प्रोटीन या नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस को बनाता है उन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स को दे देता है। तो इसलिए ये भी न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 एंड्स होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर उससे आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 एंड होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। तो इन्हें हम आसानी से समझते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक जैसा वर्क करते हैं, सिस्टर्स की तरह वर्क करते हैं। तो इसलिए इसका सिस फेस वो होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा और इसका ट्रांस फेस वो होगा जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, जिधर से वेसिकल्स बन के बाहर ट्रांसफर होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और डायग्राम देखते हैं। तो ये है गोल्जी एपरेटस। तो इसमें आप ये सिस्टर्नी को देख पा रहे हो। तो ये 5 से 8 सिस्टर्नी होती हैं। अब आते हैं सिस फेस के बारे में। तो ये कहता है कि सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वाला फेस होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन वेसिकल्स को छोड़ता है वो गोल्जी एपरेटस में इसी फेस की तरफ से आके जुड़ते हैं। अब आते हैं ट्रांस फेस की तरफ। तो ट्रांस फेस सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला पार्ट होता है या फेस होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए वेसिकल्स जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जुड़ते हैं तो फिर उनके अंदर के मटेरियल को मॉडिफाई किया जाता है, उन्हें नए वेसिकल्स के रूप में डेवलप किया जाता है। तो वो ट्रांस फेस की तरफ से ही बाहर जाते हैं या ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एक डायग्राम और देखते हैं। तो ये है गोल्जी एपरेटस और ये कुछ वेसिकल्स को रिलीज़ कर रहा है जिनमें सब्सटेंसेस भरे हैं या मटेरियल भरा है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।